प्रयागराज में आज 12 बजे महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में भूमि समाधि दी जाएगी। सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा। पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी भी होगी। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि में आने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में कई पाबंदियां। आज 1ली से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद, नहीं खुलेंगे कोचिंग संस्थान। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज के बाघंबरी मठ के नए महंत होंगे बलवीर गिरी। नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में 15 साल पुराने शिष्य बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एसआईटी ने संभाली जांच की कमान। आनंद गिरी के बाद हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की सरकारी गनर अजय सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस लाइन्स में हो रही पूछताछ 2 बार आनंद गिरी से अजय सिंह का आमना सामना भी कराया गया। महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले एडिशनल एसपी ओपी पांडे, एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा भी जांच के दायरे में। पुलिस करेगी पूछताछ। एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा ने एबीपी न्यूज से कहा, हमने सिर्फ मध्यस्थता की थी। 26 मई को लिखित समझौते के बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। एबीपी न्यूज के पास महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट की कॉपी है। महिला के साथ वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का जिक्र इस सुसाइड नोट में है। आनंद गिरी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को आत्महत्या के लिए बताया जिम्मेदार। कथित सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं जिस सम्मान के साथ जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हुई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है। 13 सितंबर को सुसाइड की हिम्मत नहीं कर पाया। जिन लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं उन पर कार्रवाई हो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। सुसाइड नोट पर महंत नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य और उत्तराधिकारी संत बलवीर गिरी का बयान, कहा ये गुरु जी की लिखावट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। कहा, महंत जी की मौत से हम सभी परेशान हैं। दोषी बचेगा नहीं, हर हाल में सजा मिलेगी। हर एक घटना का पर्दाफाश होगा। नरेंद्र गिरी मौत मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हर पहलू की गहनता से जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट के आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज के बाघंबरी मठ जाकर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए। घटना की हाईकोर्ट की मौजूदा जजों की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत से संत समाज को बहुत बड़ी क्षति, सीबीआई से जांच कराई जाए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में कुछ लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हमें योगी सरकार पर भरोसा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि पिछले कई सालों से यूपी में साधु संतों की हत्या और आत्महत्या के केस बढ़े हैं। मुख्यमंत्री खुद संत हैं, संतों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। नरेंद्र गिरी मौत केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, सीबीआई से जांच कराने की मांग। प्रयागराज के डीएम और एसएसपी को हटाने की भी मांग की। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की असली वजह मठ की संपत्ति मानी जा रही है। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर 8 बीघा जमीन 40 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया था। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी राजस्थान के भिलवाड़ा का रहने वाला है। 12 साल की उम्र में घर छोड़ा। असली नाम अशोक है। पिता ने बेटे आनंद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कहा है, बीजेपी राज में साधु संत सुरक्षित नहीं। नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है, उससे आत्महत्या दिखाने की कोशिश हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका दौरे से जुड़ी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री। एनएससी समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ जा रहा है। 25 सितंबर को सार्क विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक रद्द। अफगानिस्तान की सदस्यता को लेकर सदस्य देशों में नहीं बन पा रही थी सहमति। जम्मू के उधमपुर जिले के पटनी टॉप में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 पायलट शहीद। भारी बारिश और धुंध की वजह से पहाड़ों के ऊपर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ।
दिल्ली में आज मौसम ज्यादा खराब रहने की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली और आसपास कुछ इलाकों में कल भी बारिश हुई थी। मुंबई से सटे भिवंडी में लगातार बारिश, कई शहरी और ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल, रास्ते पानी में डूबे। कोर्ट और सरकारी अस्पताल के रास्तों में भी पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कत हुई। कोलकाता में सितंबर में बारिश का 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। कोलकाता से लगे उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर में भी बारिश से बुरा हाल। भारी बारिश से कोलकाता के कई इलाके जलमग्न होने से जिंदगी अस्त व्यस्त हुई। सड़क और रेल यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित रहा। उड़ान सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा। कोलकाता से लगे उत्तर 24 परगना में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बारिश के बाद जल जमाव से घिरा हुआ था घर। मोबाइल चार्ज करने के दौरान करंट लगा और जान चली गई। बंगाल के बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों से अब तक 1,41,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। करीब 600 राहत शिविर बनाए गए। मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश से हुए हादसों में अब तक 14 लोगों की मौत, कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर। अकेले पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ से लाख से ज्यादा लोग बेघर। पूरे राज्य में 13 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सरकार के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा घर बाढ़ से तबाह। पर आइए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आई हैं, दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से सीएम ममता बनर्जी की बैठक भी हुई कैंसिल। कोलकाता के इकबालपुर में बैठक होनी थी, लेकिन मूसलाधार बारिश से इस इलाके में भी पानी भर गया। एमपी के रतलाम में एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है। कई गांव जलमग्न। मावता गांव में 4 फीट तक पानी दिखा, तो टालीदाना गांव में बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखे लोग। झाबुआ में भी 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों का बुरा हाल। मेघनगर में स्कूल में पानी घुसा तो सड़कें भी तालाब में तब्दील हुई। जिले की सबसे बड़ी अनास नदी भी उफान पर। एमपी के अलीराजपुर में ओफंते नाले को पार करने के चक्कर में 2 बाइक सवारों को भारी पड़ा। बाइक समेत दोनों बहे, किसी तरह दोनों को बचाया गया। मुरैना जिले में आसमानी बिजली गिरने से एक बुजुर्ग और 2 युवक समेत 3 लोगों की मौत। तेज बारिश से बचने के लिए जिस जगह खड़े हुए थे वहीं अचानक गिरी बिजली। यूपी के सुल्तानपुर में ओफंती नदी का पानी कई गांवों में घुसने से हजारों बीघे की फसलें तबाह। किसानों के सामने गुजर बसर का संकट। सुल्तानपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का हाल जानने नाव से पहुंची बीजेपी सांसद मेनका गांधी। एक जगह हाथों में चप्पल लेकर पानी में उतरी, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। संभल में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले तेज बारिश हुई तो लोगों ने बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर उठाई। संभल के कैला देवी में कल योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए पहुंचे थे योगी। तेज बारिश से पूरा आगरा शहर हुआ पानी पानी। कई रास्तों पर जल जमाव होने से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। फतेहाबाद रोड पर बन रहे मेट्रो स्टेशन के पास घुटनों तक पानी दिखा। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में मुखबा से जांगला पैदल मार्ग बारिश में क्षतिग्रस्त होने से भारी परेशानी। गंगोत्री धाम की कपाट बंद और खुलने पर इसी मार्ग से आती जाती है मां गंगा की डोली। सड़क मरम्मत के लिए गुहार। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। धुंध होने से विजिबिलिटी भी घटने की चेतावनी। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। बेंगलुरु में एलपीजी सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा। 4 मंजिला अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, जिसमें बालकनी में फंसी बुजुर्ग महिला जिंदा जली। कुल 2 लोगों की मौत, 2 घायल। बेंगलुरु में सड़क के गड्ढों ने फिर ली एक व्यक्ति की जान। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार विधायकों के लिए एक लग्जरी क्लब बनाने की तैयारी में, जिस पर उठ रहे हैं सवाल। बात महंत नरेंद्र गिरी की मौत की कर लेते हैं। एक तरफ मठ की राजनीति है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष होने के नाते महंत नरेंद्र गिरी का एक प्रभाव रहा है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के नेता उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके दरबार में हाजिर होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सबने महंत नरेंद्र गिरी की जिंदगी के आध्यात्मिक पहलू को छुआ। बड़ी शिद्दत से याद किया कि महंत नरेंद्र गिरी के होने का मतलब क्या था। लेकिन यूपी के इस चुनावी साल में जो खास है वो महंत नरेंद्र गिरी की राजनीतिक अहमियत है।
इसको उनके इस बयान से समझिए। तालिबानी आतंकवादी रूप में काम करते हैं और जो लोग उनका समर्थन करते हैं भारत में रह करके, ऐसे लोग भी आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। चाहे तालिबान का सवाल हो या लव जिहाद का, महंत नरेंद्र गिरी का हर बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद दिखता था। उनकी रहस्यमयी मौत का चुनाव पर क्या असर होगा ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह महंत को याद किया वो उनके प्रभाव को साबित करता है। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हिंदुस्तान में मठों, मंदिरों, आश्रमों का प्रभाव आम जनमानस पर काफी रहता है। अब महंत नरेंद्र गिरी तो प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत, बड़े हनुमान मंदिर के बड़े महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ठहरे, इसलिए इनकी अहमियत को और ज्यादा समझा जा सकता है। ऐसे ही नहीं, बीजेपी से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक सभी पार्टियां इनके प्रति शोक में डूबी दिख रही हैं। परसों ही मैं यहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके गया था। कल समाचार मिला है आज उनको अंतिम विदा देने आना पड़ेगा। यह सोच करके, सुन करके ही मैं बता नहीं सकता हूँ क्या बीत रही है हम लोगों पर। दुखद है, काफी मर्माहत करने वाला है। हम सबके बीच में आदरणीय नरेंद्र जी नहीं रहे महाराज। हमारी पूरी संवेदना है, कांग्रेस पार्टी संवेदना व्यक्त करती है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। प्रयागराज में कोई संगम पर डुबकी लगाए और वो आचार्य नरेंद्र गिरी से न मिले, ऐसा देखने को नहीं मिला है। चाहे वो अमित शाह हो या फिर अखिलेश यादव, इन सबको पुण्य की डुबकी तो नरेंद्र गिरी ही लगवाते थे। बड़े हनुमान वाला मंदिर हो या फिर अखाड़ा, इनसे तो महंत नरेंद्र गिरी का धार्मिक प्रभाव दिखता ही था, लेकिन उनके दरवाजे पर लगने वाले नेताओं की भीड़ से उनका राजनीतिक दबदबा भी दिखता था। महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत पर सियासत आगे और खिंचेगी और ये जितनी आगे तक जाएगी उतनी ही राजनीतिक सरगर्मी और तेज होगी। प्रयागराज से पंकज झा की रिपोर्ट। नमस्ते भारत में बात, नमस्ते अमेरिका की। तो इंटरनेशनल बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। कोरोना के बाद पीएम मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा है ये, और ये क्यों इतनी अहम है, क्यों देश के साथ दुनिया की निगाहें अमेरिका की तरफ मुड़ गई है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये तस्वीरें ठीक 2 साल पहले की हैं, जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तो चारों तरफ एक ही नाम की गूंज थी। बीते 2 साल में समय ने ऐसी करवट ली कि दुनिया काफी कुछ बदल चुकी है। इन 2 सालों में पूरी दुनिया ने कोरोना का दंश झेला। व्हाइट हाउस से ट्रंप को टाटा कहना पड़ा और बाइडेन ने बागडोर संभाली। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका ने बड़ा जन आंदोलन देखा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का तांडव दुनिया ने देखा। दो साल में दुनिया के सामने कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हो गई और इन्हीं समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी बाइडेन और मोदी जैसे मजबूत कंधों पर है। 2 साल पहले पीएम मोदी जब अमेरिका पहुंचे थे तब दुनिया में कोरोना का एक भी केस नहीं था। इन 2 सालों में कोरोना ने लगभग पूरी दुनिया को कैद कर लिया। कोरोना विस्फोट के बाद विदेश दौरे के नाम पर पीएम मोदी इस साल सिर्फ बांग्लादेश दौरे पर गए। खैर, अब हालात बदले हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हुई हैं और बढ़ी हुई हैं, जिनको निभाने पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं। एयर इंडिया 1 से सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी अमेरिका रवाना होंगे। पीएम का सफर करीब 17 घंटे का होगा।
एयर इंडिया वन दिल्ली से उड़ान भरकर सीधे नॉन स्टॉप वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। भारतीय समय के मुताबिक कल यानी गुरुवार सुबह 3:30 बजे पीएम वॉशिंगटन पहुंचेंगे। गुरुवार से ही पीएम मोदी का मिशन शुरू हो जाएगा। Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States of America from the 22nd to the 25th of September. This is, as I said, his first visit since the onset of the COVID-19 pandemic. Prime Minister will be accompanied by a high-level delegation consisting of the External Affairs Minister, the National Security Advisor, senior officials, including myself. 23 सितंबर भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी अलग अलग कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। देर रात पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जापान के पीएम सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन से भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। नेता की आपस में मुलाकात होगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से ये उनकी पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें कोरोना काल में व्हाइट हाउस से न्योता मिला है। 24 सितंबर शुक्रवार शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी बाइडेन मिलेंगे। शुक्रवार रात ही क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच शिखर सम्मेलन होगा। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद शुक्रवार देर रात ही पीएम मोदी न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। विदेश सचिव ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद के हालातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से विस्तार से चर्चा करेंगे। 25 सितंबर शनिवार शाम भारतीय समय के मुताबिक करीब 6:30 से 7 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का भाषण होगा। इसके बाद पीएम मोदी कुछ नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी कर सकते हैं। पीएम मोदी का दौरा काफी मायनों में अहम है। एक तरफ जहां कोरोना काल में भारत ने बढ़ चढ़कर दुनिया की वैक्सीन से मदद की है, वहीं बीते 2 साल में कूटनीतिक समीकरण भी बदले हैं। LAC से लेकर LOC तक चीन और पाकिस्तान की चालबाजियां हों या अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन पाकिस्तान के बदले तेवर, इन घटनाओं ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी का सार भी यही रह सकता है कि भारत दुनिया के लिए कितना अहम, शांति हो, सुरक्षा हो, ऊर्जा हो या फिर तकनीक, भारत दुनिया के लिए अहम किरदार निभा रहा है। शनिवार रात ही पीएम मोदी अमेरिका से देश रवाना हो सकते हैं। तो प्रतिमा, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि पहली बार जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। इसके पहले 2 साल पहले जब हाउडी मोदी में प्रधानमंत्री गए थे, तब भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस बार भी चाहे वो LOC, LAC, कोरोना का वक्त हो, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी बाइडेन के साथ। और क्या चर्चा होती है ये देखना होगा। साथ ही 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात होनी है जिया, जो कि अहम होगी। और इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात 23 सितंबर को ही होनी है। तो बहुत विशेष हो जाता है कार्यक्रम, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहली बार विदेशी दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भले ही टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस इससे पहले हुए हों, लेकिन आमने सामने की ये पहली मुलाकात होगी। ऐसे में किन मुद्दों पर चर्चा होती है देखना बहुत अहम हो जाता है। 25 सितंबर की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। ये वाकई बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी, भारत से जुड़े हुए मुद्दों के लिए भी। आइए हमारे साथ जुड़ रही हैं विकास भदौरिया सीधे वॉशिंगटन DC से। विकास, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आप यही बताएं, क्योंकि कई मायनों में ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोरोना काल में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का पहला दौरा है। जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता में काबिज होने के बाद उनका पहला दौरा है। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद उनका ये पहला दौरा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो क्वाड संगठन बना है, उसकी ये पहली फिजिकल मीटिंग है। तो इन दौरों से, प्रधानमंत्री के इस दौरे से लंबी लकीर खींचने की कोशिश होगी। तमाम जो सुरक्षा से लेकर क्षेत्रीय शांति और सद्भाव को जो खतरा दुनिया में पैदा हुआ है उसको लेकर। और ख़ास तौर पर देखिए, कोरोना काल में न केवल कोविड-19 की सिचुएशन पर बात होगी, उससे जुड़ी वैक्सीन
की उपलब्धता को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पर अभी भी वैक्सीन पहुंचना बाकी है। और ये ऐसा वायरस है जहां ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क अपने आप को सेफ घोषित कर ले, सबको वैक्सीनेट कर ले और उसके बाद बचा रह जाए। पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना होगा। तो वैक्सीन से लेकर आतंकवाद से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति और सद्भाव की बातचीत होगी। तो इसमें तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा बेहद अहम होगा। क्वाड की जब बैठक होगी तब चीन की विस्तारवाद की नीति पर भी ज़बरदस्त जो मंथन होगा। और ये मंथन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन लगातार न केवल भारत बल्कि अपने आसपास के तमाम पड़ोसी मुल्कों की ज़मीन पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश दाएं बगाए करता रहा है। और अब तालिबान को भी समर्थन दे रहा है चीन। ऐसी सूरत में तालिबान पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। और जैसा कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि आतंकवाद की कोई सीमाएं नहीं है, वो एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए सबको एक साथ आकर इससे लड़ना होगा। तो ये बैठक जो है, चाहे वो द्विपक्षीय बैठक हो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ या क्वाड की, बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। बिल्कुल विकास, और आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो विकास भदौरिया जो कि आपके लिए नमस्ते भारत लेकर आते हैं, फिलहाल नमस्ते अमेरिका की कवरेज पर वॉशिंगटन डीसी में मौजूद है। पल पल का अपडेट आप विकास से जानेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार संयुक्त राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया और इस संबोधन में बाइडेन ने दुनिया के बदलते समीकरणों और अफगानिस्तान के बारे में भी बात की। ये पहला मौका था जब जो बाइडेन बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। बाइडेन ने अपने भाषण में आतंकवाद, अफगानिस्तान और कोरोना पर फोकस रखा। बाइडेन के इस भाषण में क्या खास रहा, ये हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया बाइडेन का ये भाषण भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों भारत के लिए सुखद खबर है। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे, जहां जो बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। उम्मीद है इस मुलाकात में पिछले 2 सालों में दुनिया के बदले हालात, कोरोना जैसे कई मसलों पर बात होगी। इस मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान के बदले हालातों पर भी चर्चा संभव है। ऐसे में मोदी के दौरे से पहले उनगा के मंच में बाइडेन का आतंकवाद के खिलाफ दिए भाषण को भारत के लिए अच्छा संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि भारत हमेशा हर मंच पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज मुखर करता रहा है। वो हमेशा दुनिया को बताता रहा है कि आतंकवाद को फैलाने वालों को शय देने वाला हर देश इंसानियत और तरक्की का दुश्मन है। बाइडेन ने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह अमेरिका ने 20 सालों का युद्ध खत्म किया, लेकिन आतंकवाद से जंग जारी रहेगी। Also remain vigilant to the threat of terror that terrorism poses to all our nations, whether emanating from distant regions of the world or in our own backyard. We know the bitter sting of terrorism is real. We've almost all experienced it. The world today is not the world of 2001, though. And the United States is not the same country we were when we were attacked on 9/11 20 years ago. Today, we're better equipped to detect and prevent terrorist threats, and we are more resilient in our ability to repel them and to respond. For the first time in 20 years, the United States not at war. We've turned the page. All the unmatched strength, energy, and commitment, will, and resources of our nation are now fully and squarely focused on what's ahead of us, not what was behind. I know this. As we look ahead, we will lead. We will not go it alone. We will lead together with our allies and partners and in cooperation with all those who believe as we do. आतंकवाद पर बाइडेन का ये रुख दरअसल हिंदुस्तान के लिए सुखद खबर है, जबकि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान और उसके शैतानी सहयोगी चीन के लिए परेशानी का सबब। हालांकि बाइडेन ने सधे शब्दों में चीन को संदेश भी दे दिया। We are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas, because we'll all suffer the consequences of our failure. Bombs and bullets cannot defend against COVID-19 or its future variants. To fight this pandemic, we need a collective act of science,
and political will. We need to act now to get shots in arms as fast as possible and expand access to oxygen, tests, treatments to save lives around the world. And for the future, we need to create a new mechanism to finance global health security. The challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world with extreme weather. Or will we suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods? जो बाइडेन ने सदस्य देशों से इस मुश्किल से निपटने के लिए साथ आने की अपील की ताकि आने वाली पीढ़ियों को बदले जलवायु की कीमत न चुकानी पड़े। तालिबान को हाथ पकड़ाने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हाथ जला भी रहा है। इस बार झटका मिला है सार्क की तरफ से। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में सत्ता पर बैठे तालिबान का हमदर्द बना हुआ है, वहीं खुद के दर्द का इलाज नहीं खोज पा रहा। तालिबान के नाम की माला जपने वाले पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान मियां को मुंह की खानी पड़ी है। विश्व के हर मंच पर तालिबान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी है कि चाल ही लचक गई। पाकिस्तान ने मांग उठाई थी कि 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क देशों की बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की ये हसरत पूरी न हो पाई। भारत समेत कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान की इस मांग को नाजायज बताते हुए ठुकरा दिया। एक मांग खारिज हुई तो पाकिस्तान दूसरी मांग लेकर हाजिर हो गया। इसने मांग रखी कि अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार के नुमाइंदे को भी शामिल न किया जाए। अफगानिस्तान में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच कई देश वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं, जिनमें भारत का नाम भी शामिल है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो शांति से किसी भी तरह समझौता नहीं करेगा। इस बीच तालिबान ने उनगा के 76 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी है। इतना ही नहीं, तालिबान के अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन का नाम संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है। बात करेंगे स्पेन की, जहां के ला पामा द्वीप पर करीब एक हफ्ते तक भूकंप के झटकों के बाद अब ज्वालामुखी के लावे से तबाही का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने। रविवार को यहां ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया था और इसके बाद अधिकारियों को हजारों लोगों को वहां से आनन फानन में निकालना पड़ा, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना पड़ा। 85,000 की आबादी वाले ला पामा द्वीप से 11,000 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे ने रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर लिया है। अपने रास्ते में आने वाले घर, गाड़ियां, सबको राख करता हुआ ये लावा आगे बढ़ रहा है। अब तक 190 घर तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ये ज्वालामुखी साल 1971 में फटा था, जिसमें से करीब 3 हफ्तों तक लावा और धुआं निकलता रहा। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। बाघंबरी मठ में एक एम्बुलेंस पहुंची है और थोड़ी ही देर में नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर स्वरूप रानी अस्पताल भी ले जाया जाएगा। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आज समाधि होगी और समाधि से पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप देखिए कि सामने ये जो एम्बुलेंस लगी है, इसी एम्बुलेंस में जो पार्थिव शरीर है वो उसको रख करके स्वरूप रानी अस्पताल ले जाएंगे, जहां पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और उसके बाद जब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास पार्थिव शरीर यहाँ लौटेगा, फिर विधि विधान से जो पूजन का कार्यक्रम होता है वो होगा और 12 बजे इसी आश्रम में नींबू के पेड़ के नीचे समाधि दी जाएगी। आपको बताएं कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में ये आग्रह किया था कि उनकी समाधि इसी बाघंबरी मठ के अंदर नींबू के पेड़ के पास बनाई जाए। ऐसे में उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए जो मठ से जुड़े लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो समाधि है वो बनाने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम असल में पहले 23 तारीख यानी कल होना था, लेकिन संतों ने कल देर शाम ये फैसला किया कि समाधि का कार्यक्रम भी आज ही होगा, और जिसको देखते हुए ज़िला प्रशासन अलर्ट है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस भी लगी हैं और साथ ही प्रयागराज के तमाम स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है ताकि भीड़ में किसी को असुविधा ना हो। ऐसे में फिलहाल तैयारियां यहाँ चल रही हैं और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज के बाघंबरी मठ के नए महंत होंगे बलबीर गिरी। नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में 15 साल पुराने शिष्य बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया।
महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एसआईटी ने संभाली जांच की कमान। आनंद गिरी के बाद हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी के सरकारी गनर अजय सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस लाइंस में हो रही है पूछताछ। 2 बार आनंद गिरी से अजय सिंह का आमना सामना भी कराया गया। महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले एडिशनल एसपी ओपी पांडे, एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा, बीजेपी नेता सुशील मिश्रा भी जांच के दायरे में। पुलिस पूछताछ करेगी। एसपी नेता इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी नेता सुशील मिश्रा ने एबीपी न्यूज से कहा, हमने सिर्फ मध्यस्थता की थी। 26 मई को लिखित समझौते के बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। एबीपी न्यूज के पास महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट की कॉपी, महिला के साथ वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का जिक्र। आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी को आत्महत्या के लिए बताया जिम्मेदार। कथित सुसाइड नोट पे महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा, मैं जिस सम्मान के साथ जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हुई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र। 13 सितंबर को सुसाइड की हिम्मत नहीं कर पाया। जिन लोगों की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं उन पर कार्रवाई हो ताकि मेरी आत्महत्या को शांति मिले, ऐसा लिखा गया। सुसाइड नोट पर महंत नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य और उत्तराधिकारी संत बलबीर गिरी का बयान, कहा यह गुरु जी की ही लिखावट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। कहा, महंत जी की मौत से हम सभी परेशान हैं। दोषी बचेगा नहीं, हर हाल में सजा मिलेगी। हर एक घटना का पर्दाफाश होगा। नरेंद्र गिरी मौत मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, हर पहलू की गहनता से जांच कर रहे हैं। सुसाइड नोट के आधार पर उनके शिष्य आनंद गिरी की गिरफ्तारी हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रयागराज के बागंबरी मठ जाकर महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए। घटना की हाईकोर्ट के मौजूदा जजों की निगरानी में जांच कराने की मांग भी की। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत से संत समाज को बहुत बड़ी क्षति, सीबीआई से जांच कराई जाए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, महंत नरेंद्र गिरी की मौत केस में कुछ लोग हत्या की आशंका जता रहे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हमें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, पिछले कई सालों से यूपी में साधु संतों की हत्या और आत्महत्या के केसेस बढ़े हैं। मुख्यमंत्री खुद संत हैं, संतों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। नरेंद्र गिरी मौत केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, सीबीआई से जांच कराने की मांग। प्रयागराज के डीएम और एसएसपी को हटाने की भी मांग की गई। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद की असली वजह मठ की संपत्ति मानी जा रही है। आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर 8 बीघा जमीन 40 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया था। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। 12 साल की उम्र में घर छोड़ा। असली नाम अशोक है। पिता ने बेटे आनंद पर लगे आरोपों को गलत बताया। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा, बीजेपी राज में साधु संत सुरक्षित नहीं। नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है, उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश हो रही है। और आइए आपको कुछ खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा है, उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री। एनएसए समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है। 25 सितंबर को सार्क विदेश मंत्रियों की होने वाली है बैठक, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया है। अफगानिस्तान की सदस्यता को लेकर सदस्य देशों में नहीं बन पा रही थी सहमति। अब बात करेंगे ओवैसी की, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनका बंगला खबरों में आया है, जिस पर हमलावरों ने तोड़फोड़ की है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तोड़फोड़ की तस्वीरें एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आवास दिल्ली स्थित 34 अशोका रोड की हुई। लुटियंस दिल्ली में हमलावरों के बेखौफ घूमने के सबूत हैं। ये टूटी फूटी नेम प्लेट, क्षतिग्रस्त लैंप और चूर चूर हो चुके शीशे के ये टुकड़े।
हाथों में उनके वो थी कुल्हाड़ी सी थी, गड़से से थे, वो गेट पे भी मार के गए हैं ना, और खिड़की भी तोड़ी गए उसकी कमरे की, ये सब तोड़ के गए। चिल्ला रहे थे जैसी आराम करके चिल्ला रहे थे, ओवैसी बाहर आओ, ओवैसी बाहर आओ, ऐसे चिल्ला रहे थे। सांसद ओवैसी के घर पर हमला करने वाले हमलावर हिंदू सेना से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 5 हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। ये लैंप भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है। जो लोग यहाँ मौजूद थे उनका आरोप ये भी है कि उनके हाथों में कुल्हाड़ी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। करीब 15-20 मिनट तक वो यहाँ पर इसी तरीके से हंगामा करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे, और जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। ये वो वीडियो है जो ओवैसी के बंगले के अंदर बनाया गया है और इसमें हमलावरों की तस्वीरें भी कैद हैं। पुलिस के मुताबिक हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए उन्होंने ओवैसी के बंगले पर हमला किया। जिस वक्त हमलावरों ने 34 अशोका रोड पर हमला बोला, उस वक्त ओवैसी यूपी के सियासी दौरे पर थे। लखनऊ में शिवपाल यादव से मिलने के बाद उन्होंने घटना पर प्रतिक्रिया दी और निशाने पर बीजेपी को लिया। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग, और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। दिल्ली में हुए हमले का शोर लखनऊ तक पहुंच चुका है, जिसकी गूंज चुनाव में भी तेज हो सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर मठ से अस्पताल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वरूप रानी अस्पताल के लिए ले जाते हुए ये एम्बुलेंस आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। सुबह 8 बजे का वक्त तय था जब पोस्टमार्टम शुरू होना था। ऐसे में वक्त से पहले ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। ये सामने जो एम्बुलेंस तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है, इसी एम्बुलेंस में उनका पार्थिव शरीर है। सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसा माना जा रहा है अगले 1 से 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे ये खुलासा हो सकेगा कि आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई साजिश है। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। यहां 5 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। पुलिस की सुरक्षा में उनका पार्थिव शरीर अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और जब काफिला निकल रहा था उस वक्त की रिपोर्ट देखिए रणवीर हमारे सहयोगी के साथ। शुरू हो चुकी हैं। मठ में उनका जो पार्थिव शरीर रखा है उसको ले जाया जा रहा है। बिल्कुल सामने ये जो एम्बुलेंस है, आप देखिए इसी एम्बुलेंस में जो पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है और साथ ही एक ट्रक को सजाया गया है और सामने आप देख सकते हैं कि उस ट्रक पे फूल माला भी सजी है और एक बड़ा पोस्टर लगा है जिसमें श्रद्धांजलि की एक संदेश दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अस्पताल से हो सकता है कि इसी ट्रक में जो पार्थिव शरीर है वो रख करके वापस लाया जाए, जिसके बाद समाधि प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो एम्बुलेंस है वो अब यहाँ मठ से निकल रही है, जिसको स्वरूप रानी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाएगा और यहाँ से 2 घंटे में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी होगी और उसके बाद से जो समाधि की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आज ही समाधि होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अस्पताल पहुंच चुका है। स्वरूप रानी अस्पताल के पोस्टमार्टम जहां पर होना है वहां पर उनका शव ले जाया जा रहा है। इस वक्त की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें हैं उसी अस्पताल की, जहां पर 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम शुरू भी हो जाएगा और अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिससे एम्बुलेंस में उनके पार्थिव को रखकर अस्पताल ले जाया गया और ये दरवाजा बंद हो गया, पार्थिव शरीर उनका अंदर ले जाया गया है। 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो पोस्टमार्टम करेगी। बिल्कुल, और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा और 1 से 2 दिन का प्रतिमा समय लगेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और उससे खुलासा हो सकेगा कि हत्या हुई है, जैसा कि आरोप आनंद गिरी भी लगा रहे हैं और ये आशंका व्यक्त की है, या आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये खुलासा हो सकेगा क्योंकि कई सवाल हैं जो कि अभी उलझे हुए हैं। बिल्कुल, तो तमाम सवालों से पर्दा उठेगा, क्या राज खुलते हैं इसका इंतजार हमें भी रहेगा क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है 1 या 2 दिन में जब रिपोर्ट सामने आएगी तो ये पता चल सकेगा कि वाकई उन्होंने आत्महत्या की या जिस तरीके से साजिश का शक जताया जा रहा है कई लोगों की तो ओर से कि जमीन का विवाद हो सकता है जिसकी वजह से उनकी हत्या करवाई गई, उस पर से भी पर्दा उठ जाएगा। तो स्वरूप रानी अस्पताल में 5 डॉक्टर्स उनका पोस्टमार्टम करने वाले। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अस्पताल पर, जहां पर नरेंद्र गिरी महाराज का पार्थिव शरीर लाया गया है। और देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की हैं। और देखिए उनके जो कुछ अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर दिख रही हैं हमको। और ये एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर है नरेंद्र गिरी महाराज जी का। और फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं और अब से कुछ मिनटों बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है जो ये पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम जो है पूरा होने के बाद में समाधि दी जाएगी। तो फिलहाल सुबह करीबन 7:15 बजे का ये वक्त है जब नरेंद्र गिरी जी महाराज का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा है अस्पताल में। और अब उनके साथ में मठ के से जुड़े हुए कुछ और लोग हैं। और देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि जो पार्थिव शरीर है वो अब एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है। और ये पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है पोस्टमार्टम हाउस और यहाँ करीबन 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू होगा और जो करीबन 2 घंटे के आसपास तक पोस्टमार्टम चलेगा। और उसके बाद में महेंद्र गिरी जी का जो पार्थिव शरीर है वो ले जा करके एक बार फिर से मठ ले जाया जाएगा। और मठ में पहुँचने के बाद में उनका वहाँ पर समाधि दी जाएगी। तो फिलहाल अस्पताल परिसर में पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच चुका है नरेंद्र गिरी जी का पार्थिव शरीर और अब से कुछ देर बाद पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी शुरू। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इस वक्त यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को सुबह से तैनात कर दिया गया था। और सुबह करीब 7:15 बजे यहाँ पर पहुँच गया है महंत नरेंद्र गिरी जी का पार्थिव शरीर भी और शुरू होने वाला है पोस्टमार्टम। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो स्वरूप रानी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस से आप अंकित गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे, तस्वीरें भी आप देख रहे थे। और इस बीच बागंबरी मठ से जुड़ गए हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वहीं पर भू समाधि दी जानी है। रणवीर, पोस्टमार्टम अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है 2 घंटे का वक्त लगेगा, उसके बाद पार्थिव वापस यहीं आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ से बॉडी निकली थोड़ी देर पहले, स्वरूप रानी अस्पताल पहुँच गई जहाँ पे 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी और इसके लिए 20 डॉक्टर्स को बुलाया गया है। उन 20 में से किसी को नहीं पता है कि किन को और किसको पोस्टमार्टम करना है और किसको मौका नहीं मिलेगा। और इस पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की एक एक पल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। दूसरा, अगर इस मामले में बताएं आपको कि यहाँ पर आज समाधि दी जानी है, जहाँ आप देखिए कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इसी मठ में पीछे का जो हिस्सा है वहाँ नींबू का पेड़, उसी नींबू के पेड़ के बगल में समाधि दी जानी, उसकी भी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। और इस मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो महंत नरेंद्र गिरी के 4 गनर्स, जिसमें अजय सिंह, अभिषेक मिश्रा, विवेक मिश्रा और एक शुक्ला जी हैं, ये 4 ऐसे गनर्स हैं जिनसे पूछताछ हो रही है कल से और इन चारों को एक तरह से हिरासत में रखा गया है। तो फिलहाल एफआईआर में नाम जोड़ने की जो बात चल रही थी कि एक की जगह आनंद गिरी के अलावा बाकी भी नाम होंगे, वो तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ हुई है और कुछ 4 गनर्स को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो इस पूरे मठ में फिलहाल जो तैयारियां हैं वो आज दोपहर 12 बजे होने वाली समाधि प्रक्रिया की है जो इस तरफ होगी। ये सामने आप देखिए जो बैरिकेडिंग लगी है, इसी में पीछे एक गार्डन वाला हिस्सा है, वहाँ नींबू का पेड़ है जहाँ पे महंत जी ने इच्छा जताई थी कि उनका अंतिम संस्कार हो, तो उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इस जगह पे जहाँ पे राइट हैंड में पुलिस वाले खड़े हैं, यहीं पे अंदर जो हॉल है उस हॉल में ही पार्थिव शरीर रखा था, जिसको थोड़ी देर पहले यहाँ से निकाल करके स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अगले कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। तो जो समाधि कल होनी थी उसको कल देर शाम फैसला किया गया कि कल 23 तारीख को ना करके आज ही किया जाए और आज वो दोपहर 12 बजे समाधि की प्रक्रिया हो जाएगी। जी बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। हमारे साथ अंकित भी जुड़ गए हैं और जहां पर पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है स्वरूप रानी अस्पताल से सीधा अपडेट हमको दे रहे हैं अंकित। अभी क्या अपडेट है, क्या जानकारी, क्योंकि कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा जब रिपोर्ट आएगी। ये निश्चित तौर पर अब से जो है करीबन 5 से 10 मिनट पहले ही महंत नरेंद्र गिरी जी का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा है पोस्टमार्टम हाउस पर। और फिलहाल अभी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पोस्टमार्टम हाउस का जो दरवाजा है वो बंद है, लेकिन जो पुलिस के कुछ आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं, प्रशासन से जुड़े हुए कुछ अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। और अब से कुछ मिनटों पहले जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। जैसी की जानकारी मिली है कि डॉक्टर्स का एक पैनल है जो ये पोस्टमार्टम करेगा। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि करीबन जो है 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है, सुबह करीब 8 बजे के आसपास से पोस्टमार्टम शुरू होगा। और पोस्टमार्टम क्यों महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैसे तो कथित तौर पर सुसाइड नोट मिल गया है, जिसमें जो सुसाइड की वजह भी कथित तौर पर सामने आई है, लेकिन क्या वाकई में सुसाइड हुआ है, कहीं कोई और फाउल प्ले तो नहीं है, कहीं कोई और ऐसे जो सवाल तो नहीं है जिनके जवाब इस पोस्टमार्टम के जरिए मिल सकते हो। तो इस वजह से ये पोस्टमार्टम महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही में महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सुसाइड नोट मिला है, अब पुलिस की जांच कहाँ जा रही है? पुलिस की जांच इस ओर भी जा रही है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसकी जो एक तरीके से फॉरेंसिक जो हैंड राइटिंग है उसका मिलान किया जाए। क्या वाकई में जो सुसाइड नोट है उन्होंने ही लिखा है? क्योंकि उनके जो मठ के कई लोग हैं उन्होंने ये दावा किया है कि स्वामी जी इतना लंबा, महंत जी इतना जो है लंबा लिखते ही नहीं थे, वो अमूमन अपने हस्ताक्षर तक ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते थे। लेकिन ऐसे में 7-8 पन्ने का अगर सुसाइड नोट मिला है तो उसको लेकर के कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस की जो जांच है वो उसी तरफ जा रही है कि फॉरेंसिक जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद ली जाए और पता किया जाए कि क्या वाकई में ये जो हैंड राइटिंग है ये जो महंत जी की है। तो कुल मिलाकर के जांच एक तरफ चल रही है, लेकिन ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है जो करीबन 1 से 2 घंटे तक चलेगी और उसके बाद में जो पार्थिव शरीर है एक बार फिर से यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा मठ में और वहां पर दी जाएगी समाधि। तो कुल मिलाकर के अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। रणवीर, अंकित, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेंगे। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर हमें मिल रही है कि पोस्टमार्टम के बाद लेटे हनुमान मंदिर, जो प्रयागराज में सुप्रसिद्ध लेटे हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर भी उनका पार्थिव ले जाया जा सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। इसी पर हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर अभी इस स्वरूप रानी अस्पताल में लाया गया है और देखिए यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और गेट को बंद कर दिया गया है। जैसे ही गाड़ी अंदर गई है गेट बंद कर दिया गया और तमाम लोग जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो देखिए आप एकदम गेट के सामने खड़े हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस तरफ खड़े हैं। इसके बाद कहाँ ले जाने का प्लान है, हालांकि वो अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि संगम भी ले जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ पर वो सभी लोग खड़े हैं और यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ ले जाएंगे इसके बाद पार्थिव शरीर? पार्थिव शरीर संगम ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से सीधे बांगरी गद्दी जाएंगे। जी सर, पहले बांगरी गद्दी जाएंगे तो वहाँ से जाएंगे ना, फिर संगम जाएंगे। पहले मठ जाएंगे उसके बाद संगम जाएंगे। पहले मठ ले जाया जाएगा उसके बाद संगम ले जाया जाएगा। तो संगम में क्या वहाँ पर क्या कार्यक्रम है सर? संगम में कार्यक्रम की जानकारी हम लोगों को नहीं है कार्यक्रम की जानकारी। तो ये प्रशासनिक अफसर हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि यहाँ से फिर उसके बाद पहले मठ और मठ के बाद संगम। तो कुल मिलाकर ये आप देख सकते हैं कि स्वरूप रानी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। यहाँ के बाद जो कार्यक्रम है, जो प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले मठ ले जाया जाएगा और फिर संगम ले जाने का भी कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है ये तय नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कड़ी कर दी गई है और गेट के अंदर केवल एम्बुलेंस गई है जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और बाहर जो है वो जवानों की तैनाती कर दी गई है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। लगातार महंत नरेंद्र गिरी के बारे में जो भी अपडेट हमको मिल रहा है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए उनका पार्थिव शरीर स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहां पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। साथ ही तैयारियां बागंबरी मठ में भी की जा रही है। तकरीबन 12 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। और क्या तैयारियां हैं, जायजा लिया हमारे सहयोगी रणवीर ने। महंत नरेंद्र गिरी की समाधि से पहले उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं मठ में मौजूद हूं और आप देखिए कि एक भगवा कपड़ा लगाया गया है यहाँ पर उस हॉल में जहाँ पार्थिव शरीर रखा था और उसी कपड़े के पीछे जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उसको देखिए निकाल के उस बड़े हॉल की तरफ से ले जा रहे हैं पीछे, जहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है और उसी एम्बुलेंस में रख करके स्वरूप रानी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, उसको ले जाया जाएगा। ऐसे में फिलहाल तमाम सर जो तैयारियां हैं वो अब चल रही हैं, शुरू हो रही हैं, जिसमें कि नींबू के पेड़ के पास जो समाधि स्थल बन रहा है वहाँ पर समाधि होगी आज दोपहर 12 बजे। तो फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो निकल गया है यहाँ से और वो पहुँचेगा स्वरूप रानी अस्पताल, जहाँ सुबह 9 बजे तक पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद जब पार्थिव शरीर वापस आएगा तब समाधि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 पुलिस वाले तैनात थे। इनमें से एक अजय सिंह भी था, जिसे कल से हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अजय सिंह और आरोपी आनंद गिरी को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। अजय के अलावा मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और विवेक मिश्रा को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। इन पर लापरवाही बरतने का आरोप है।
प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे 4 दिनों के अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे। क्वाड समिट, कोविड ग्लोबल समिट में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को भी करेंगे संबोधित। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में लगातार तीसरे दिन जारी रहा सर्च ऑपरेशन। सीमा पार से आए घुसपैठिए आतंकियों की हो रही है तलाश। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी लिए चलते हैं आपको, जहां महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े कुछ और बड़े राज आज सामने आ सकते हैं। प्रयागराज में आज 12 बजे महंत नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ में समाधि दी जाएगी। सुबह 8 बजे पोस्टमार्टम होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज के बागंबरी मठ के नए महंत होंगे बलवीर गिरी। नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में 15 साल पुराने शिष्य बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में एसआईटी ने संभाली जांच की कमान। आनंद गिरी के बाद हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। कहा, महंत जी की मौत से हम सब परेशान हैं। दोषी बचेगा नहीं, हर हाल में सजा मिलेगी। हर एक घटना का पर्दाफाश होगा। 2 दिन में 7 जिलों के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और अमरोहा जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। योगी का दावा, बीजेपी का ऐसा कोई विधायक नहीं जिसने क्षेत्र में 1.5 से 2 हजार करोड़ रुपए के विकास का काम न कराया हो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का संभल पर खास जोर। आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर था उनकी पार्टी का उम्मीदवार। लखनऊ में ओवैसी ने शिवपाल यादव से मुलाकात की। कुछ दिन पहले गठबंधन के सवाल पर कहा था, हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं। सुल्तानपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का हाल जानने नाव से पहुंची बीजेपी सांसद मेनका गांधी। एक जगह हाथों में चप्पल लेकर पानी में उतरे, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। संभल में सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले तेज बारिश हुई तो लोगों ने बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर उठाई। संभल के कैला देवी में कल योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए पहुंचे थे सीएम योगी। तेज बारिश से पूरा आगरा शहर पानी पानी हुआ। कई रास्तों पर जल जमाव होने से गाड़ियां रेंगती रहीं। फतेहाबाद रोड पर बन रहे मेट्रो स्टेशन के पास घुटनों तक पानी दिखा। यूपी के जालौन में बीच बाजार एक युवती पर बाइक सवार 2 युवकों ने एसिड से हमला किया। युवती की हालत नाजुक। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में 26 दिन से लापता छात्र के लिए कॉलेज के गेट पर साथी छात्रों और स्टाफ ने धरना दिया। पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन छोड़ने की चेतावनी दी। पुलिस पर लग रहे अनदेखी और टालमटोल भरे रवैये का आरोप। और अब देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब की अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में ओवैसी के बंगले पर तोड़फोड़ ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, तो पंजाब में नए सीएम चन्नी कैबिनेट विस्तार में जुट गए हैं। दिल्ली में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अशोक रोड स्थित बंगले पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। हमलावरों ने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ा। ओवैसी के बंगले के बाहर तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज और दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में घर पर हमले पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एक सांसद का घर भी सेफ नहीं है। यही धार्मिक कट्टरता है। लोग कट्टर हो चुके हैं। ये जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर जाती है। दिल्ली में आज मौसम ज्यादा खराब रहने की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली और आसपास कुछ इलाकों में कल भी हुई है बारिश। दिल्ली के कालकाजी में किर्गिस्तान की महिला और उसके बेटे की चाकू से गोदकर हत्या। एक महिला दोस्त के घर रहती थी, वहीं से खून से लथपथ मिले दोनों शव। 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ जारी। पंजाब के जलालाबाद ब्लास्ट मामले में एक आरोपी राजस्थान के गंगानगर से गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। बाइक में लगे विस्फोटक से धमाका हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू और दोनों डिप्टी सीएम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट विस्तार को लेकर राहुल सोनिया गांधी से चर्चा।
पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान, कहा जल्द ही पंजाब में कैबिनेट का विस्तार होगा। अकाली दल और संयुक्त किसान मोर्चा आमने सामने। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, अकाली दल किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अकाली दल ने किसानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करने का आरोप लगाया था। बंगाल में आसमान से आफत बरस रही है तो बिहार का अपडेट भी आपको दे देते हैं। कोलकाता में सितंबर में बारिश का 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। कोलकाता से लगे उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर में भी बारिश से बुरा हाल। भारी बारिश से कोलकाता के कई इलाके जलमग्न होने से जिंदगी अस्त व्यस्त, सड़क और रेल यातायात भी पूरी तरह प्रभावित रहा। उड़ान सेवाओं पर भी असर पड़ा। कोलकाता से लगे उत्तर 24 परगना में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बारिश के बाद जल जमाव से घिरा था घर। मोबाइल चार्ज करने के दौरान करंट लगा और जान चली गई। बंगाल के बारिश और बाढ़ प्रभावित जिलों से अब तक 1,41,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। करीब 600 राहत शिविर बनाए गए। मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पूर्वी पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश से हुए हादसों में अब तक 14 लोगों की मौत, कुछ लोग लापता भी हैं। अकेले पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर। पूरे राज्य में 13 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। सरकार के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा घर बाढ़ से तबाह हुए। भारी बारिश की वजह से सीएम ममता बनर्जी की बैठक भी हुई कैंसिल। कोलकाता के इकबालपुर में बैठक होनी थी, लेकिन मूसलाधार बारिश से इस इलाके में भी पानी भर गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बांका जिले में मंदार पर्वत पर रोपवे का उद्घाटन किया। नीतीश खुद भी रोपवे की ट्रॉली में बैठे। इसके बाद बोट पर बैठकर विकास कार्यों की समीक्षा की। बिहार के वैशाली छात्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रेप में नाकाम होने पर छात्रा की हत्या की गई थी। इलाके में मंचलों की छात्रा पर बुरी नजर थी। एक महिला सहित 5 की गिरफ्तारी। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार से जुड़ी खबरें रोज सुर्खियां बन रही है तो गुजरात में ड्रग्स बरामदगी के मामले पर सियासी उबाल आ गया है। शिवसेना नेता अनंत गीते बोले, शरद पवार हमारे गुरु नहीं, मौजूदा सरकार राजनीतिक समझौता है, कल को टूट भी सकता है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन पर फिर बोले संजय राउत, सरकार 3 साल और चलेगी, आगे किसने देखा है, हो सकता है। शरद पवार हमारे मार्गदर्शक हैं, वह एनसीपी नहीं देश के बड़े नेता हैं। गुजरात के निजी पोर्ट पर पकड़ी गई 3000 किलो हीरोइन को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पूछा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप क्यों हैं। गुजरात के अडानी मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स बरामदगी पर कांग्रेस ने बीजेपी को भी घेरा। कहा, बीजेपी और उसके मंत्री बताएं कि युवाओं को नशे में धकेलने का आखिर दोषी कौन है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स बरामदगी पर अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर अपना पक्ष रखा। कहा, देश के किसी पोर्ट संचालक के पास कंटेनरों को खोलकर उनकी जांच का अधिकार नहीं है और इसलिए मामले में हमारी कोई भूमिका नहीं है। पॉर्न फिल्म केस में जमानत मिलने पर 64 दिनों के बाद जेल से रिहा हुए राजकुंद्रा माथे पर तिलक लगाकर जेल से निकले। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से बिना पूछे शहर छोड़ने पर रोक लगाई। नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें एक प्रमुख शक यह भी है कि संपत्ति को लेकर विवाद था। बाघंबरी मठ क्या गद्दी देश के सबसे अमीर मठों में से एक है। बाघंबरी गद्दी का महंत होने के मतलब था राजाओं सा रुतबा और संपत्ति। आपको बताते हैं कि बाघंबरी की कुल संपत्ति आखिर कितनी थी। बाघंबरी गद्दी का महंत होने का मतलब था धर्म की दुनिया में राजाओं सा सम्मान, संपत्ति और साथ। प्रयागराज में हर मंगलवार और शनिवार को संगम स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर में ही लाखों का चढ़ावा आता था। निरंजनी अखाड़े के बाघंबरी पीठ के महंत का कद अखाड़े से भी बड़ा होता था और संत समाज में भी ओहदा काफी बड़ा माना जाता था। महंत नरेंद्र गिरी के बाघंबरी पीठ के आने के बाद ये कद, रुतबा और संपत्ति तीनों बढ़ी। बाघंबरी पीठ देश के उन चुनिंदा पीठों में शामिल है जिसकी संपत्ति अरबों की मानी जाती है। बाघंबरी पीठ की प्रयागराज के मांडा में 100 बीघा जमीन है। इसके अलावा मिर्जापुर के महुआरी में भी
400 बीघे से ज्यादा जमीन बाघम्बरी पीठ के ही नाम है। प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में बाघम्बरी गद्दी ये करीब 5 से 6 बीघे में है। मठ में निरंजनी अखाड़े के नाम एक स्कूल और गौशाला है। लेटे हनुमान जी का मंदिर भी बाघम्बरी मठ का ही मंदिर है। बाघम्बरी निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत आती है, लेकिन इसकी संपत्तियां अखाड़े से इतर भी हैं। निरंजनी अखाड़े को देश के सबसे समृद्ध और ताकतवर अखाड़ों में गिना जाता है, जिसकी संपत्ति देश भर में फैली है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में निरंजनी अखाड़े के मठ, मंदिर और जमीन की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा की है। वहीं हरिद्वार और दूसरे राज्यों में संपत्ति की कीमत जोड़े तो वह हजारों करोड़ के पार है। निरंजनी अखाड़े की कुंभ नगरी उज्जैन और ओंकारेश्वर में 250 बीघा जमीन, आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम है। अखाड़े की नासिक से 100 बीघा से अधिक जमीन, दर्जन भर आश्रम और मंदिर है। वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू में करीब 125 बीघा जमीन और दर्जन भर मंदिर और आश्रम है। हरिद्वार स्थित मुख्यालय के अधीन दर्जन भर मठ मंदिर है। नोएडा में मंदिर और जमीन है, तो वहीं वाराणसी में मंदिर और आश्रम के साथ करोड़ों की जमीन है। चूंकि बाघम्बरी गद्दी आती निरंजनी अखाड़े के अंतर्गत है और इसका अखाड़े में प्रभाव भी बड़ा है, इसलिए इस गद्दी के महंत का कद अखाड़े में भी बड़ा होता है। अभी तक महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के सचिव पद पर थे, जबकि 13 अखाड़ों को मिलाकर बनाए गए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अस्पताल में पोस्टमार्टम जारी है, तो वहीं मठ में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वसीयत के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में ही भू समाधि दी जाएगी। बाघम्बरी मठ में जिस नींबू के पेड़ का जिक्र अपने सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने किया है, वो बिल्कुल सामने है और उसी यहीं पर समाधि होगी। आप देखिए कि एक गड्ढा बनाया गया है, जिस गड्ढे में यहीं पर समाधि होगी और इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं और इसी नींबू के पेड़ का जिक्र महंत नरेंद्र गिरी ने किया था। तो यहाँ आज दोपहर 12 बजे जो समाधि की प्रक्रिया है वो पूरी होगी और इसके लिए फिलहाल सारी तैयारियां हो चुकी हैं और नरेंद्र गिरी ने ही इच्छा जताई थी कि उनके आत्महत्या के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो बाघम्बरी मठ में रखा जाए और इसी वजह से यहाँ पर नींबू के पेड़ के पास उनका समाधि स्थल बनाया गया है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। आनंद गिरी को लेकर अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है, क्या लिखा है वो आपको बता रहे हैं। आनंद गिरी आधुनिक हिंदुत्व के प्रतीक है। मठों पर कब्जा, मंदिरों पर चढ़ोतरी का दुरुपयोग, मंदिरों की भूमि खरीद फरोख्त में धांधली, भगवा हिंदू धर्म की पहचान है, उसे अपमानित ना करें। आनंद गिरी के बारे में पूरी कुंडली कल हमने अपने नमस्ते भारत के खास प्रोग्राम में भी दिखाई थी कि आखिर आनंद गिरी किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी गया, किस प्रकार से प्रतिमा गलत उपयोग किया, जो तमाम चढ़ोतरी है या फिर जमीन है। शायद आगे और भी खुलासे होंगे। बिल्कुल, नमस्ते भारत की इसी खबर पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही हैं जो अभी हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है और जांच हाथ में लेते ही एसआईटी ने हिरासत में लिए गए आद्या तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अब तक 7 ऐसे किरदार सामने आए हैं जिनकी कहानी और अतीत इस केस से गहरे जुड़े हुए हैं। देखिए 7 किरदारों की 7 कहानियां और हर कहानी से जुड़ती है कुछ कड़ियां। इन्हीं कड़ियों को जोड़कर पुलिस महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। ये वो चेहरे हैं जिनमें से कुछ के नाम नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में हैं, लेकिन बाकी चेहरे भी सुर्खियों में हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनका रिश्ता महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी से जुड़ता है। इस रहस्य से पहला नाम जुड़ता है आनंद गिरी का। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को कुछ वक्त पहले तक उनका उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन सुसाइड नोट सामने आने के बाद नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के रिश्तों का वो सच सामने आया है जो जांच में अहम साबित हो सकता है। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में मौत के लिए आनंद गिरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने आनंद गिरी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। एफआईआर में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। एफआईआर में सिर्फ आनंद गिरी का नाम है और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। अब बात इस कहानी से जुड़े दूसरे किरदार की। सुसाइड नोट में जो दूसरा नाम है वो आद्या प्रसाद तिवारी का, जो बड़े हनुमान जी के मुख्य पुजारी हैं। सुसाइड नोट में आद्या तिवारी का भी नाम है। सुसाइड नोट और आनंद गिरी के बयान के आधार पर आद्या प्रसाद तिवारी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आज एसआईटी आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी को कोर्ट में पेश करेगी।
अब बात मौत की गुत्थी से जुड़े तीसरे किरदार की। सुसाइड नोट में आध्या प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी का भी नाम है। संदीप तिवारी का नाम आनंद गिरी और आध्या प्रसाद तिवारी के साथ लिया गया है। सुसाइड नोट में संदीप को भी मौत का जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी संदीप तिवारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। ये वो 3 किरदार हैं जिनका जिक्र सुसाइड नोट में आया है, लेकिन इस केस में कुछ ऐसे किरदारों का नाम भी सामने आ रहा है जो दूसरी वजहों से चर्चा में है। पुलिस की पूछताछ में आनंद गिरी ने खुद को निर्दोष बताते हुए नरेंद्र गिरी के गनर अजय सिंह पर उंगली उठाई है। पुलिस ने अजय सिंह को बीती रात एक बार फिर हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस कांस्टेबल होने के बावजूद अजय सिंह शानदार जिंदगी बिताता था। उसकी सक्रियता को लेकर दूसरे लोग भी सवाल उठाते रहे हैं। कौशाम्बी जिले में तैनात होने के बावजूद अजय सिंह को महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में लगाया गया था। पुलिस 2 बार आनंद गिरी और अजय सिंह का आमना सामना करा चुकी है। अजय सिंह वो शख्स है जो महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबियों में शामिल था और वो उनके साथ साए की तरह रहता था। अब कहानी में उन 3 किरदारों की बात करते हैं जो गुरु चेले के बीच समझौता कराने की वजह से चर्चा में है। पिछले 1 साल से मठ की संपत्ति को लेकर नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद चल रहा था। मई के महीने में ही दोनों के बीच समझौता हुआ था। आनंद गिरी ने अपने गुरु से सार्वजनिक माफी मांग ली थी। ये समझौता लखनऊ में हुआ था और इसे अंजाम तक पहुंचाने वाले 3 लोग थे। इसमें शामिल थे एडिशनल एसपी ओम प्रकाश पांडे, बीजेपी के नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के नेता इंदु प्रकाश मिश्रा। पुलिस अब नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता कराने वाले 3 लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। पुलिस इनसे ये जानना चाहती है कि आखिर इन दोनों के बीच समझौता क्यों हुआ था। क्या आनंद गिरी फिर से एक बार अपने गुरु के पास लौटना चाहते थे या किसी दबाव के तहत इन दोनों के बीच समझौता हुआ था, या फिर दोनों पक्ष जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आरोप लगा रहे थे और दोनों की बदनामी हो रही थी, उससे बचने के लिए ये समझौता किया गया। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में सुशील मिश्रा और इंदु प्रकाश मिश्रा दोनों ने ही ये बात कही है कि मई के बाद दोनों के बीच क्या हुआ ये उन्हें नहीं पता। इन लोगों ने लिखित समझौता किया, लिखित समझौते में भी दोनों के सिग्नेचर है, इतना केवल काम हुआ है बस। ये मई में हुआ, मई के बाद क्या हुआ उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस की नजर आनंद गिरी से घटना वाले दिन बात करने वाले लोगों पर भी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच के दायरे में एक स्थानीय नेता भी है जिसने मौत वाले दिन और उससे 1 दिन पहले आनंद गिरी से कई बार लंबी बात की थी। घटना से कुछ देर पहले दोनों के बीच 32 मिनट बात हुई। यही नहीं, इस स्थानीय नेता ने संदीप तिवारी से भी बात की थी। महंत नरेंद्र गिरी के करीबी लोगों से भी इसने बात की थी। सोशल मीडिया पर नरेंद्र गिरी की मौत का मैसेज भी सबसे पहले इसी शख्स ने डाला था। मामले की तफ्तीश जारी है और फिलहाल इन सभी किरदारों पर पुलिस की नजर है, लेकिन पूरी पड़ताल में कुछ और चेहरे सामने आ सकते हैं और इन्हीं कनेक्शंस को खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है ताकि तमाम सवालों के जवाब मिल सके। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वहीं इस मामले में संपत्ति विवाद भी अब सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के संबंध संपत्ति को लेकर ही बिगड़े। बाघंबरी गद्दी के नए महाराज बलवीर गिरी और आनंद गिरी लगभग एक साथ ही महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे। बलवीर गिरी अब गद्दीनशीन हो गए हैं। ये है बलवीर गिरी, बाघंबरी गद्दी के नए महाराज। महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले लिखे कथित सुसाइड नोट कम वसीयतनामे में बलवीर गिरी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बाघंबरी की ताकतवर गद्दी सुनिश्चित होने के बाद जब बलवीर गिरी पहली बार मीडिया के सामने आए तो कथित सुसाइड लेटर से लेकर आरोपी आनंद गिरी सब पर बोले। कोई किसी तरह कोई मामला है जिनके कारण ये हुई, हम उन्हें छोड़ने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं करेंगे। हम उन्हें अंदर तक करवा के ही छोड़ें। जहाँ तक मैंने वो राइटिंग देखी है, जो लेख लिखा हुआ है, वो गुरुदेव के हाथ के अक्षर है। कथित सुसाइड लेटर अगर महंत नरेंद्र गिरी की हैंडराइटिंग में है तो इसके एक मायने ये भी है कि उसमें लिखी वसीयत पर शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती।
मतलब महंत नरेंद्र गिरी ने उनको ही उत्तराधिकारी बनाया है। दूसरा, आरोपी आनंद गिरी बाघंबरी गद्दी की राह में बलवीर गिरी का सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो सकते थे, लेकिन अभी वो खुद ही फंसे हैं। बेगुनाही साबित करनी है, मतलब बलवीर गिरी का रास्ता साफ है। वैसे भी मंगलवार को कथित सुसाइड लेटर सामने आने के बाद बाघंबरी गद्दी के लिए बलवीर गिरी के नाम पर मुहर लगना तय भी हो गया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद और पंच परमेश्वर ने भी बलवीर गिरी को आशीर्वाद दिया। आज महंत नरेंद्र गिरी की समाधि के बाद बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है। अरबों की संपत्ति और रोजाना चढ़ावे वाली बाघंबरी पीठ की गद्दी पर बैठना धर्म की दुनिया में अपनी हैसियत बहुत ऊंची कर देना है। इसी गद्दी पर कभी आनंद गिरी का दावा हुआ करता था। आनंद गिरी और बलवीर गिरी दोनों ही महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी हुआ करते थे। बलवीर गिरी और आनंद गिरी दोनों करीब 15 साल पहले लगभग एक साथ ही महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने। एक समय आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी का बेहद करीबी था और उसका ग्राफ भी तेजी से बढ़ा। आनंद गिरी के महंगे शौक थे, लाइमलाइट में रहना पसंद था, जबकि बलवीर गिरी इससे उलट है। महंत नरेंद्र गिरी ने हरिद्वार आश्रम का प्रभारी आनंद गिरी को बनाया था, जबकि बलवीर गिरी प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहते थे। आनंद गिरी से लड़ाई के बाद महंत नरेंद्र गिरी के काफी करीब आ गए बलवीर गिरी। आनंद गिरी के निष्कासन के बाद बलवीर गिरी की हैसियत बाघंबरी गद्दी में दूसरे नंबर पर आ गई। महंत नरेंद्र गिरी ने हरिद्वार आश्रम आनंद गिरी से लेकर बलवीर गिरी को दे दिया। मंगलवार को जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे, तो बलवीर गिरी उनके ठीक बगल में बैठे थे। ये संकेत है बाघंबरी गद्दी के अगले महाराज के गद्दी नशीन होने का। बाघंबरी मठ में सुबह 11 बजे संत समाज की बैठक होने वाली है, जिसमें निरंजनी अखाड़ा के सभी पंच शामिल होंगे। महंत नरेंद्र गिरी, आपको बता दें, निरंजनी अखाड़ा से ही जुड़े हुए थे और इस बैठक में मठ के उत्तराधिकारी, लेटे हनुमान मंदिर के मैनेजर, निरंजनी अखाड़ा के सचिव इस पद को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में शामिल होने वाले साधु संत नरेंद्र गिरी की भू समाधि संस्कार में भी हिस्सा लेंगे। संतों की ये बैठक होने जा रही है सुबह 11 बजे। और प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज झा, जो सिविल लाइन में मौजूद है। बाघंबरी मठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रणवीर, पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद है अंकित, लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, और संगम से जुड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र। सबसे पहला सवाल पंकज आपसे है कि क्या ताजा अपडेट्स है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, साथ ही 11 बजे अहम बैठक भी होने वाली है संतों की, क्या चर्चा होगी? देखिए, दो तरह की चीजें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तो जो पोस्टमार्टम होगा, जो 5 डॉक्टरों के पैनल कर रहे हैं और पूरी वीडियोग्राफी हो रही है, पोस्टमार्टम से मौत की वजह का पता चलता है। ये तो कहा जा रहा है कि सुसाइड किया, लेकिन अगर किसी के गले को दबाते हैं, उसकी हत्या की जाती है, तो यू शेप्ड हो जाता है। और अगर वो लटक कर, जैसा कि कहा जा रहा है कि फांसी का फंदा उन्होंने पंखे पे लगाया और लटक कर उन्हें सुसाइड कर लिया, तो फिर वी शेप्ड होगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ पता चलने वाला है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को काफी गोपनीय रखा जाएगा। एसआईटी की टीम भी वहां मौजूद है, डॉक्टरों का पैनल वहां पोस्टमार्टम कर रहा है। उसके बाद जो 11 बजे बैठक होगी, अब तो नहीं रहे नरेंद्र गिरी, लेकिन वो जिन जिन पदों पर थे, उस पद पर किसको बनाया जाएगा, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी आज फैसला हो सकता है पंचों की बैठक में। बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाए रखिए। बाघंबरी मठ पर रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है, लगातार वहां से अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अभी वहां पर क्या हालात रणवीर? देखिए, फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा है, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है वो अस्पताल गया हुआ है और अस्पताल में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो पार्थिव शरीर है वो इसी बाघंबरी मठ में लाया जाएगा। यहाँ पे कुछ विधि विधान से कुछ पूजा पाठ होगी। उसके बाद यहाँ से संगम और फिर प्रयागराज के जो लेटे हनुमान जी मंदिर है वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर लाएंगे, जहाँ पे समाधि होगी। और इसी जगह पे ये जो गार्डन नुमा जगह दिख रही है बाएँ साइड में, यहाँ पर एक नींबू का पेड़ है, उसी नींबू के पेड़ के बगल में समाधि बनाए जाने की तैयारी है। पूरे गड्ढे वगैरह बना चुके हैं। इसी जगह पे ये सारी प्रक्रिया होगी दोपहर 2 बजे। तो फिलहाल यहाँ पे संतों का आना जाना जारी है। मेरे सामने वेदांती जी महाराज, जो कि पूर्व सांसद हैं, देखिए यहाँ पहुँचे हैं, और कुछ और साधु संत जो निरंजनी अखाड़े और बाकी अखाड़ों से जुड़े हुए हैं वो भी पहुँच रहे हैं। महेशानंद गिरी जी पीछे हैं, जो कि निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए महामंडलेश्वर हैं। तो ये सारे साधु संत अब धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं और दोपहर 12 बजे जो समाधि की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस गए हैं और कुछ पीछे तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे में सिर्फ साधु
संतों का आना यहाँ जारी है। जी बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। रुख कर लेते हैं अंकित का, पोस्टमार्टम हाउस से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। अंकित, आपके पीछे भी हम देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोस्टमार्टम चल रहा है और ऐसा लगता है कि अभी वक्त लगेगा 1 से 2 घंटे का। ये निश्चित तौर पर जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें करीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है और जैसे जो है इस वक्त की जानकारी है कि करीबन 8 से 8:15 बजे के बीच में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है और अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो 10 से 10:30 बजे तक ये प्रक्रिया चल सकती है और उसके बाद जिस बात का जिक्र रणवीर कर रहे थे कि जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से मठ की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण अगर हम जो थोड़ा सा कानूनी अगर पहलू भी समझना चाहें इस मामले में, देखिए जिस बात का जिक्र पंकज जी कर रहे थे कि इससे पोस्टमार्टम से ये साफ हो जाएगा कि ये सुसाइड है या फिर जो गला दबाकर हत्या की गई है, वो चीज तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर हम अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से बात करें कि शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि ये सुसाइड है, लेकिन सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट में जिन जिन लोगों का नाम है उनके ऊपर एबेटमेंट टू सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने के मामला बनता है। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि अगर ये साबित हो भी जाता है कि उन्होंने खुदकुशी की, उनकी हत्या नहीं भी की गई, लेकिन फिर भी जिन लोगों का नाम सुसाइड नोट में है उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं है, फिर चाहे उसमें जो आनंद गिरी की बात क्यों ना की जाए। तो ये तो हुआ कानूनी पहलू। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो अब से कुछ देर बाद जो है पूरी होगी और उसके बाद में जो पार्थिव शरीर है उसको यहां से लेकर के मठ की तरफ रवाना होंगे। बिल्कुल अंकित, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भले ही पूरी हो जाए लेकिन जैसा कि पंकज झा बता रहे थे कि जानकारी को फिलहाल गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मामला है। संगम से हमारे साथ जुड़ रहे ज्ञानेंद्र तिवारी भी लगातार वो नजर बनाए हुए। ज्ञानेंद्र, आपसे कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई जिसमें आपकी कुछ लोगों से बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि लेटे हनुमान मंदिर पर भी ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। तो ऐसे में वहां क्या कुछ तैयारियां? देखिए, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे कि बहुत गोपनीय रखा जा रहा है। जिन प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं, जबकि वो साथ ही चल रहे हैं नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के साथ। और ये जो है बड़े हनुमान जी का मंदिर है, उसके ठीक मैं सामने हूँ। यहाँ क्या हलचल है? दरअसल जो जानकारी अब तक मिली है वो ये है कि उनका पार्थिव शरीर मठ और मठ से संगम लाया जाएगा और संगम में स्नान कराया जाएगा। यहाँ तक की जानकारी मंदिर के लोग भी दे रहे हैं, अंदर कुछ पुजारी हैं वो भी दे रहे हैं और जिन पुलिसकर्मियों की यहाँ ड्यूटी वो भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है कि क्या घटना घटी है, क्योंकि 3 दिन से आज तीसरा दिन है जिस दिन उन्होंने खुदकुशी की थी, जैसा कि अब तक कहा जा रहा है। उस दिन से लेकर अब तक मंदिर दर्शन के लिए नहीं खुला है। तो लोग जान रहे हैं यहाँ पर। बाकी अधिकारियों की गाड़ी भी आ रही है, जा रही है, ट्रैफिक पुलिस वाले के जवान आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरा मठ की गाड़ी कुछ खड़ी है, हलचल है, उससे लोग समझ रहे हैं। लेकिन बाहर से ही, चूंकि मंदिर बंद है, बाहर से ही लोग दर्शन करके जा रहे हैं। और ये तो तय है कि जैसा कि सभी सहयोगी बता रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बताया कि ज्ञानेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। ये मठ के तस्वीरें आके भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब बात कर लेते हैं उस पेच की जो आगे जाकर फंसेगा। इसमें मुश्किलें आ सकती हैं और बहुत जल्द ये सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मठ के अंदर अब जो पद है या फिर उत्तराधिकारी का पद है वो किसको मिलेगा, कब तक इसका हल निकलेगा। हालांकि 11 बजे बैठक होगी लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उसका कंक्लूजन जल्दी निकल आएगा। देखिए, सुसाइड नोट में तो खुद नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि उनके बाद बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन ये फैसला जो होता है निरंजनी अखाड़े में जो सचिव होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लोग, ये सब मिलकर ये फैसला करते हैं। तो हालांकि उन्होंने कह दिया कि उनके ब्रह्मलीन होने के बाद यही होगा, तो उनकी बात का मान रखने के लिए हो सकता है बलवीर गिरी को बना दिया जाए। आज नहीं तो कल तो बनाया जाएगा। लेकिन बड़े हनुमान मंदिर का कौन होगा उत्तराधिकारी, उस पर अभी फैसला मुझे लगता है इसमें विलंब हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर पेच अभी फंस सकता है। जहां तक बात उत्तराधिकारी की है, पंकज लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रणवीर का मैं रुख करना चाहूंगी। रणवीर, किस तरीके के अभी मौजूदा हालात है वहां पर, क्योंकि पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद पहले पार्थिव शरीर को वहीं ले जाया जाएगा? देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि क्या गतिविधियाँ हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये बागंबरी पीठ है और यहाँ पर बिल्कुल सामने आप देखिए कि सुबह जहाँ पुलिस का बहुत बड़ा जमावड़ा था वहाँ अभी फ़िलहाल सन्नाटा है। थोड़े बहुत पुलिसकर्मी हैं। बैरिकेटिंग हालांकि की गई है और पीछे जो हॉल है उसी हॉल में जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ था। फिलहाल यहाँ से पार्थिव शरीर ले जाया जा चुका है और अब ज़रा आपको पीछे लेके चलते हैं जहाँ पे जो समाधि की प्रक्रिया है वो होने वाली है, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस बीच में आपको ये जानकारी दे दें कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद इसी मठ में लाया जाएगा और इस मठ में ला करके जो पार्थिव शरीर है उसमें पूजा पाठ और विधि विधान जो होता है वो प्रक्रिया होगी।
तो आप देखिए यहाँ से एक थोड़ी दूरी पर जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, इसी जगह पर जो समाधि है वो समाधि होगी। तो ये सामने जो गार्डन है इसी जगह पर, यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, बड़े बड़े साधु संत आएंगे। ऐसे में यहाँ पर काफी सारा बंदोबस्त है और मामला है और कह सकते हैं कि इसी वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट्स हम देते रहेंगे। इरफान जी का रुख कर लेते हैं। जिया, उन्होंने अपना कार्टून बना लिया है। इरफान जी, आपके कार्टून में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का जिक्र और इस बार बाबुल सुप्रियो पर क्या कटाक्ष किया आपने? देखिए, बीजेपी की राजनीति में हूट होने के बाद में बाबुल सुप्रियो ने दीदी की महफिल को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन बात यहाँ भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि दीदी ने बाबुल को उनका गाना जारी रखने के लिए कहा है। तो दीदी, ओ दीदी, बाबुल तो गाना छोड़कर ही आए हैं, उनको अब राजनीति करनी है, तो आप देखिए उनका क्या होना है। बिल्कुल, बहुत सारी आस, बहुत सारी उम्मीदों के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी का दामन थामा, लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसी पर कटाक्ष करते हुए आज का कार्टून इरफान जी ने बनाया। बहुत शुक्रिया इरफान जी। हमारी मास्टर क्लास कल इसी समय होगी, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए मास्टर क्लास नमस्ते भारत पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।